हेलो मित्रों, सनातन कोचिंग में आपका स्वागत है। मित्रों, ये सीरीज जो है प्राचीन इतिहास पर चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है नवपाषाण काल। ये नवपाषाण काल, आपने जो पाषाण काल पढ़ा है उसी में आता है। पाषाण काल में अभी तक आप पढ़ चुके हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आज का नवपाषाण काल है। पुरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के लिए विद्वानों ने 3 भागों में डिवाइड किया है: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल जो है नवपाषाण काल और पुरा पाषाण काल के संक्रमण का माना जाता है कि थोड़े से लक्षण पुरा पाषाण काल के हैं और थोड़े से लक्षण नवपाषाण काल के हैं। अब आइए नवपाषाण काल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने देखा, विद्वानों ने बताया, इतिहास की किताबों में लिखा गया कि सबसे ज़्यादा जो है मनुष्य पाषाण काल में ही उसका समय बीता है। तो पाषाण काल में सबसे ज़्यादा समय बीता। पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य इस समय पाषाण पत्थरों की गुफाओं में रहता था। क्योंकि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो शुरू में तो उसको पता नहीं चल गया कि हमको भवन का निर्माण कैसे करना, सड़क का निर्माण कैसे करना, उसको कोई जानकारी नहीं होती। वो कहीं ऐसे धूप में या बाहर घूम रहा होता था और अचानक बारिश आने लगी, कहीं उसको गुफा दिखी, गुफा में छिप गया तो उसको एहसास हुआ कि गुफा में मैं सुरक्षित रह सकता हूँ, जानवरों के द्वारा, अपने प्रतिद्वंदियों के द्वारा। प्रतिद्वंदी इसमें कौन सा? वही मनुष्य, क्योंकि उसमें ये नहीं पता था कि हम इन पर हमला करें कि किन पर हमला करें। उस पर मानव का मात्र एक उद्देश्य होता था कि अपने भोजन की व्यवस्था हम कैसे करें। वो जानवर को हत्या करके, जानवरों को मारकर खाया जाता था। कुछ जो कमज़ोर प्रकार के मनुष्य होते थे उनको भी, जो ताकतवर होते थे, वो मार देते थे। तो वही पाषाण युग में आइए नवपाषाण का हम लोग अध्ययन करें। तो ये देखिए, मैंने इसको पहले बना दिया ताकि इसमें समय कम लगे। नवपाषाण काल सॉरी नवपाषाण काल का समय है 8000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व। जैसे कि मध्य काल में आपने देखा था, मध्य पाषाण काल में देखा था 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व। अब नवपाषाण काल इसको क्यों कहा गया? क्योंकि पुरा पाषाण काल से और मध्य पाषाण काल से इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। इसको एक तरीके से क्रांति की संज्ञा दी गई। क्रांति इसलिए, क्रांति वहाँ होती है जहाँ एब्रप्ट चेंज किसी में आ जाए। मीन्स जो आपने कल्पना नहीं की हो। जैसे आज का हमारा युग जो चल रहा है, क्या कहते हैं, संचार की क्रांति का युग है। संचार के द्वारा हम क्या से क्या नहीं प्राप्त कर सकते। एक मोबाइल जो आपके हाथ में, लोगों के हाथ में रहती है, उसमें सारी सुविधाएं मौजूद होती है। क्या है? क्रांति है। एब्रप्ट चेंज हो गया है, अचानक परिवर्तन आता है, जिसको कहते हैं यू टर्न हो जाए। जैसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति। वो क्रांति क्या थी? जनता के द्वारा, जो उसके शासक थे उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक क्रांति आ गई और जनता ने क्रांति को आगे बढ़ाया। तो इसी प्रकार से नवपाषाण काल जो एक प्रकार की क्रांति है। अब नवपाषाण शब्द किसने खोजा था या नवपाषाण शब्द किसने दिया था, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्री में। क्योंकि ये पाषाण काल आपका जो है मेंस में नहीं है। मेंस में आपको ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। हाँ, ऑप्शनल रखेंगे तो उसमें पाषाण काल है। तो चूंकि जीएस में नहीं है, जीएस में केवल प्री में है, तो आइए पहले देख लेते हैं। इसलिए लिखने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्री टाइप का ही तैयार कीजिए। तो प्री टाइप का जो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पाषाण, नवपाषाण शब्द की खोज किसने की थी या नाम किसने दिया था। तो एक है शब्द के जनक। देखिए यहाँ पर लिखा है नवपाषाण, ये नवपाषाण काल है। शब्द के जनक कौन है? सर जॉन लुबाक। कौन है? सर जॉन लुबाक। ये देखिए, और ये किसने कहे थे? प्री हिस्टोरिक एक पत्रिका इन्होंने निकाली थी। पत्रिका आती थी, इन्होंने नहीं निकाली थी। प्री हिस्टोरिक मैंने इतिहास से पहले, तो उसमें इस काल को इन्होंने कहा था नवपाषाण। और नवपाषाणिक क्रांति किसने कही? वो थे गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड का नाम जो है सिंध सभ्यता में भी आता है। वही गार्डन चाइल्ड है जिन्होंने कहा था नवपाषाणिक क्रांति। तो यहाँ आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन ये है, नवपाषाण शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर जॉन लुबाक। किसने किया था? प्री हिस्टोरिक एक पत्रिका है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, नवपाषाणिक क्रांति किसने कही थी?
तो ये है गार्डन चाइल्ड ने। अब इन्होंने क्यों कहा था नवपाषाणिक क्रांति? क्या पुरा पाषाण एक क्रांत नहीं थी? क्या मध्य पाषाण एक क्रांत नहीं थी? नहीं, जो इसमें परिवर्तन आया है नवपाषाणिक क्रांति में, वो किसी में परिवर्तन नहीं आया था। तो इन्होंने क्यों कहा, देखिए मैंने क्यों यहाँ लिख भी दिया है, क्यों कहा इन्होंने। अब देखिए क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। आपने मध्य पाषाण काल में देख लिया कि पशुपालन का ज्ञान हो गया था, लेकिन बहुत विस्तृत नहीं होता, बहुत ब्रॉड पैमाने पर नहीं हुआ था, बहुत छोटे स्तर पर होता, स्मॉल स्केल पर हुआ था। और आग का ज्ञान उसको हो गया था, लेकिन आग का ज्ञान भी बहुत सीमित स्तर पर था, ब्रॉड पर नहीं था। अब यहाँ देखिए क्या क्या परिवर्तन आता है जो मनुष्य के जीवन में उसको बिल्कुल अलग ही दिशा प्रदान कर देता है, जिस कारण कि गार्डन चाइल्ड को क्रांति शब्द का प्रयोग करना पड़ा। जैसे पहले क्या था, मानव को कृषि का ज्ञान हो गया। अभी तक मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। अभी मानव को ज्ञान क्या था, हम अपना पेट कैसे भरें, वो जानवरों को मार कर भरें या कमजोर जो हमारे साथी उनको मार कर भरें, मात्र एक ज्ञान था। लेकिन अब क्या ज्ञान आ गया, कृषि का ज्ञान आ गया। कहीं से एक बीज गिर गया होगा, फिर वो उगा होगा, उसको लोग खाए होंगे, लगा होगा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, दोबारा इसको डाला जाए, तो ये क्या है, कृषि का ज्ञान होगा। अब जब कृषि का ज्ञान होगा तो कृषि कुछ एक दिन में तो तैयार नहीं होती है। जैसे इस समय की फसल ले लीजिए, गेहूं को बुआई हो रही है, कब तैयार होगी, मार्च अप्रैल में। फिर धान कब लगाया जाएगा, जुलाई अगस्त में। कब तैयार होगा, अक्टूबर नवंबर में। कुछ फसलें 1 साल की होती, जैसे गन्ना 1 साल की है, केला 1.5 साल की फसल होती। इस प्रकार से ये फसल भी लगभग 6 महीने की रही होगी। तो एक बार अगर फसल वो बो दिए तो 6 महीने उनको कहीं ना कहीं रुकना है। कहाँ रुकना है, जहाँ वो अपना कृषि कर रहे हैं वहीं तो रुकेंगे, कहीं दूर तो रुकेंगे नहीं। तो वहाँ रुकना है तो उनका क्या होगा, अस्थायी आवास हो गया। कृषि का ज्ञान हुआ तो अस्थायी आवास उनको बनाने के लिए जरूरी होगा, क्योंकि कहाँ जाएंगे। अब अस्थायी आवास बने, 4-5 लोगों के घर बने होंगे, तो उससे क्या हुआ, गांव का विकास हो गया। देखिए अस्थायी आवास से क्या हुआ, गांव का विकास हो गया। अब गांव में 4-5 लोग या 10 लोग या 20 लोग इकट्ठा हुए, अपना घर बनाए। घर कैसा होता था, कच्ची मिट्टी का। अब कच्ची, उस समय पकाने तो कोई उनको तरीका पता नहीं था। ईंटें क्या थी, हाथ से ऐसे ओपले बना लेते थे, पीट पाट कर, वही उनके ईंटें हो गई। अब घर कैसा होता था, आयताकार, यानी लंबाई में ज़्यादा होता था, चौड़ाई में कम होता था। अब उस समय जैसी उनकी टेक्नोलॉजी थी, जैसी उनकी जानकारी थी, तो आवास, अस्थायी आवास बना। अस्थायी आवास में क्या था, गांव का विकास हुआ। घर कच्ची ईंटों के बने और घर आयताकार होते थे। अब एक गांव का विकास हुआ, बगल में दूसरे गांव का विकास, क्योंकि उसमें जो ग्रुप बने हुए थे, जैसे आज सभी अलग अलग राष्ट्रों के अलग अलग ग्रुप हैं, तो एक ग्रुप ये गांव बनाया होगा, एक ग्रुप ये गांव बनाया होगा, एक ग्रुप ये गांव बनाया होगा, आपस में वैमनस्य भी रही होगी। इसी तरीके से गांव का विकास होता गया और कच्ची ईंटों के घर बने, और घर कैसे थे, आयताकार थे। ठीक, अस्थायी आवास हो गया। अब अनाज पैदा हो तो अनाज को रखने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पहले इसकी क्या करते थे, मांस रखने के लिए व्यवस्था करते थे, तो मांस कहीं भी टांग दिए, किसी में लपेट भी दिए। लेकिन जो अनाज है, अनाज को रखने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, कोई बर्तन बनाना चाहिए। तो उसकी क्या बनाए, मिट्टी का मृदभांड बनाए, मिट्टी के मृदभांड। क्योंकि उस समय कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं कि लोहे की ढेरी लाया जाए, तांबे का लाए, पीतल लाए, या जैसे अभी कुछ साल पहले मिट्टी की बनती थी। मिट्टी का मृदभांड बना लिए अनाज को रखने के लिए। अब जब कृषि हो रही है तो पशुपालन का ज्ञान तो बृहद पैमाने पर हो ही जाएगा। अब पशुपालन का ज्ञान हुआ तो दूध भी प्राप्त करने लगे, मांस भी खाने लगे। अभी ज़्यादा प्रयोग इनका क्या हो रहा है, मांस खाने के लिए हो रहा है, लेकिन कृषि में आने लगे और प्लस इनका दूध भी पता चल गया, ये दूध बहुत अच्छा होता है, दूध भी खाने लगे। अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी और धीरे धीरे बढ़ रही। पत्थर जो पहले आपने पुरा पाषाण काल में, निम्न पुरा पाषाण काल में बड़े बड़े अवतार देखे थे, औजार, चापर, चापिंग, हैंड एक्स देखे थे, वो मध्य पाषाण काल में तो त्रिभुजाकार हो गए, नवचंद्राकार हो गए थे, समलंब हो गए थे। अब क्या है, अब पत्थरों को घिसा जाने लगा, घिसा जाने लगा, उनमें धार बनाई जाने लगी। तो क्या, पालिशदार चकमक उद्योग का विकास हुआ, पालिशदार किया गया।
तो ये सारी चीज हुई और इन सारी चीजों से गार्डन चाइल्ड ने कहा कि ये तो क्रांति हो गई, एकदम से अब्रप्ट चेंज आ गया, और कहा नवपाषाण काल। एक बार पुनः इसको देख लेते हैं, उसके बाद मिटाकर तब कौन कौन से स्थल पाए गए तब उसको देखा जाए। नवपाषाण काल शब्द के जनक जॉन लुबार्क, प्री हिस्टोरिक एक पत्रिका थी, उसमें इन्होंने दिया था। नवपाषाणिक क्रांति के जन्मदाता या नवपाषाणिक क्रांति किसने कहा? गार्डन चाइल्ड ने कहा। क्यों कहा? क्यों? मानव को कृषि का ज्ञान हो गया, अस्थायी आवास हो गया। आवास कैसा होता था? गांव का विकास हुआ, अस्थायी आवास में गांव का विकास हुआ। घर कच्ची ईंटों के बनते थे और घर आयताकार होते थे। मृद भांड का विकास हुआ, पशुपालन का बड़े पैमाने पर ज्ञान हुआ और पालिशदार चकमक उद्योग का विकास हुआ। इसके साथ और आते हैं कि उत्तर भारत में किसने इन जो स्थल है इन स्थलों की खोज की, और दक्षिण भारत में किसने स्थलों की खोज की। तो यही मैं लिख दे रहा हूं, उत्तर भारत में स्थलों की खोज किसने की थी? लेंस मेयर। किसने की थी? लेमेंसियर ने की थी। लेमेंसियर इन्होंने उत्तर भारत में नवपाषाणिक स्थलों की खोज की थी। किसने? लेमेंसियर। इसको मैं रेड से भी कर दे रहा हूं। अच्छा, दक्षिण भारत में किसने की थी? तो दक्षिण भारत में है नेबेलियन फ्रेजर। यह है लेबिनियन फ्रेजर। नेबेलियन फ्रेजर। किसने की? नेबेलियन फ्रेजर ने। अब आ जाए कि उत्तर भारत में नवपाषाण काल के स्थलों की खोज किसने की उत्तर भारत में? तो लेमेंसियर। क्या? लेमेंसियर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। अब आजकल इसी पर क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने पिछला पीसीएस आईएएस का पेपर देखा होगा तो जो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा आता था, इस बार मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत कम, शायद आईएएस में तो एक क्वेश्चन आया है, पीसीएस में 2 क्वेश्चन आए हैं। ये इस समय का हॉट टॉपिक है। तो उत्तर भारत में लेमेंसियर और दक्षिण भारत में नेबेलियन फ्रेजर। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाले नाम है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं, जैसा कि हमने मध्य पाषाण काल में देखा कौन कौन से स्थल थे, पुरा पाषाण काल में देखा, इसलिए अब आइए देखते हैं कि नव पाषाण काल में कौन कौन से स्थल थे और वो स्थल कहाँ पाए गए, उनमें क्या विशेषताएं थी। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं तब वो स्थल बनाए। ठीक। और आजकल जो है इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये मेंस में है नहीं, इसलिए लिखने की आप टेंशन ना लीजिए, बस जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा नोट्स बना लीजिए और इसको आप रिवीजन कर लेंगे, तैयार हो जाएगा। और ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं डालूँ आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों में भी शेयर कर दीजिए जो आपके साथ तैयारी कर रहे हों, ताकि उनकी तैयारी कम से कम समय में, कम से कम संसाधन में पूरी हो जाए और आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस क्रैक कर जाएं, क्लियर कर लें। और यही इस चैनल का मोटो भी है कि कम से कम संसाधन में आप जो है यूपीएससी, यूपी पीसीएस क्रैक करें। और इस चैनल पर आपको सब कुछ मटेरियल मिलता रहेगा। ये लगभग भारत का है मैप, या कहिए तो थोड़ा ये फिर से बना दें, नहीं बन पाया है, फिर से बना लीजिए दोबारा, देखिए।
ये फिर से बना रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है। ये देखिए, ये इसे आपका हो गया गुजरात, छोटा ही बनाते हैं। चलिए बन गया, ठीक है। भारत आरासन में तो सबसे पहले स्थल, नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से स्थल हैं। तो स्थलों में आए तो सबसे पहले क्या है, एक पाकिस्तान का यहाँ बना लीजिए। पाकिस्तान, ये मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में, मेहरगढ़, मेहरगढ़, ये कहाँ है, पाकिस्तान में, पाक में है, बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ हो गया। मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ के बाद क्या है, कश्मीर में बुर्ज होम, बुर्ज होम और गुफक कराल, गुफक, गुफ कराल, गुफ कराल है, गुफ कराल, गुफ कराल, ये है जम्मू कश्मीर में। दोनों कहाँ है, जेके में, जम्मू कश्मीर। ये यहाँ इलाहाबाद है, यूपी, ये इसे कर लीजिए यूपी, ये आपका यूपी है। यूपी में कौन कौन से स्थान हैं, यूपी में है कोल्डीहवा, यहीं पर कोल्डीहवा, कोल्डीहवा, कोल्डीहवा है। दूसरा क्या है, चौपानी मांडो, चौपानी, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। अगला कौन सा है, महगरा, महगरा, ये कौन से हैं, ये इलाहाबाद में है, इलाहाबाद यूपी। बिहार में एक स्थान है चिरांद, यहाँ चिरांद। और एक स्थान और है, यहाँ पड़ रहा वेस्ट बंगाल में, पांडु रज्जाक, ये वेस्ट बंगाल में ही बना लीजिए, समझ लीजिए, पांडु रज्जाक, पांडु रज्जाक, ये कहाँ, वेस्ट बंगाल है, WB, वेस्ट बंगाल। और एक स्थान और है दोजली हारडी, ये असम में है, यहाँ पर दोजली हारडी, ये असम में है, दोजली हारडी, ये असम में है। इसके अलावा उतनूर, ये आंध्र प्रदेश में है, उतनूर, ये आंध्र प्रदेश में है। और नागार्जुन कोंड, नागार्जुन कोंड, नागार्जुन कोंड कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, AP, AP मीन्स आंध्र प्रदेश। अब आइए कर्नाटक, ये आपका गोवा है, ये कर्नाटक है। कर्नाटक में क्या है, मस्की, यहाँ से लिख दे रहे हैं मस्की, पहला स्थान मस्की, और दूसरा संगनकल्लू, 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 हल्लूर, संगनकल्लू, हल्लूर, पिकली हल, पिकली हल, पिकली हल के बाद टिक्कल कोटा, टिक्कल, टिक्कल कोटा,
टिक्कल कोटा और कोडेकल। कोडेकल, कोडेकल, ये सब कहाँ पर हैं? ये सब है कर्नाटक में। कर्नाटक। मस्की, संगनकल्लू, हल्लूर, पिकलीहर, टिक्कल कोटा और कोडेकल। और एक है तमिलनाडु में पोचमपल्ली, यहाँ पर पोचमपल्ली। पोचमपल्ली ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थल तो बहुत हैं, लेकिन मेनली पढ़ना आपको इन्हीं के बारे में है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। इतना आप पढ़ लेंगे तो ये पूरा उम्मीद कीजिए जो भी क्वेश्चन आएगा वो पढ़ लेंगे। एक बार स्थल को फिर से देख लेते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है मेहरगढ़। उसके बाद जम्मू कश्मीर में है बुर्ज होम और गुफ्फक कराल। यूपी में है, यूपी के इलाहाबाद में कोल्डी हवा, चौपानी मांडो, महागरा। दोजली हार्डी ये असम में है। पांडू रज्जाक ये पश्चिम बंगाल में है। चिरान ये बिहार में है, बिहार। उतनूर और नागार्जुन कोंड ये है आंध्र प्रदेश में। पोचमपल्ली ये है तमिलनाडु में। मस्की, संगनकल्लू, हल्लूर, पिकलीहर, टिक्कल कोटा और कोडेकल ये है आपका कर्नाटक में। इन्हीं स्थलों के बारे में हमको पढ़ना है, तो इसको मिटा देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, तभी एक एक स्थल देख लिया जाए क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बुर्ज होम से। बुर्ज होम का वास्तविक अर्थ होता है जन्म स्थान। ये उसमें है जम्मू कश्मीर की अपनी लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में जिसको कहते हैं जन्म स्थान, तो उसको जम्मू कश्मीर में कहा जाता है बुर्ज होम। लेकिन अब ये जो नया मैप 2 नवंबर 2019 को जारी हुआ है, ये प्लेस चला गया है किसमें? लद्दाख में। तो अगर विकल्प में लद्दाख होता तो अब लद्दाख निशान लगा दीजिएगा। बुर्ज होम, बुर्ज होम, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन्म स्थान, जन्म स्थान। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ जन्म स्थान। और यहाँ जो खास बात हो, गर्त आवास मिले है, गर्त आवास। अब देख ले क्या क्या मिला। गर्त आवास, गर्त आवास यानी गड्ढे खोद कर आवास। गर्त आवास, मानव के साथ कुत्ते, मानव के साथ कुत्ते, कुत्ते का सावधान, सावधान। गर्त आवास मिला है और मानव के साथ कुत्ते का सावधान मिला है। अब गर्त आवास की क्या जरूरत थी? गर्त आवास की जरूरत इसलिए थी क्योंकि ये कश्मीर में है, कश्मीर में बर्फबारी पड़ती रहती है और ठंडी भी रहती है। अब उस समय कोई तरीका तो था नहीं कि बड़ा वो घर बना लिया जाए, तो जमीन खोल ली जाती थी, थोड़ी सी वो गर्म रहती थी, तो उसी गर्त में रहते थे। इसके बाद आता है गुफ्फक कराल। गुफ्फक कराल ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। गुफ्फक कराल का मतलब है कुम्हार की गुहा, कुम्हार, कुम्हार, कुम्हार की गुहा। गुहा में अंदर रहने का स्थान। इसमें क्या मिला है? इसमें गर्त आवास तो मिला ही है, साथ में क्या है? हड्डी के सर्वाधिक उपकरण। गर्त आवास ही है, और गर्त आवास उस समय वही था कि गड्ढे खोद कर रहा जाए, बाकी कोई तरीका तो पता नहीं था, तो ज़्यादातर जगह आपको गर्त आवास ही मिलेगा। हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण, उपकरण सबसे ज़्यादा, सबसे
ज़्यादा। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा कहाँ? जेके। जेके मीन्स जम्मू कश्मीर। ठीक, अब आइए देखते हैं दूसरा प्लेस आपका क्या है। इसके बाद है मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ ये कहाँ पर है? ये आजकल पाकिस्तान में है, पाक में है। और ये पड़ता कहाँ है? बलूचिस्तान में। पाक में है, बलूचिस्तान में है। यह 7000 BC, 7000 BC मतलब ईसा पूर्व बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। बस्ती के साक्ष्य, बस्ती के साक्ष्य, बस्ती के साक्ष्य सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम। सबसे प्राचीनतम। भैंस पालने के साक्ष्य भी मिले। भैंस पालन, भैंस पालन, भैंस पालन के भी साक्ष्य मिले यहाँ से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे प्राचीन साक्ष्य कृषि का यहीं से मिला है। और मेहरगढ़ बलूची भाषा में हुआ रोटी की टोकरी। इसका मतलब हुआ रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी। इसका मतलब हुआ रोटी की टोकरी, मेहरगढ़ का मतलब। और भवन इनके कैसे होते थे? बस्ती के साथ तो बस्ती कैसी होती थी? आयताकार बस्ती, इस टाइप की आयताकार। और गेहूं की यहाँ 3 फसलें, गेहूं की 3 फसलें, जौ की 2, जौ की 2, कपास, कपास, अंगूर, अंगूर, खजूर। इतनी खेती यहाँ पर की जाती थी। गेहूं की 2 फसलें बोई जाती थी, जौ की, जौ की 2 फसलें, कपास की, अंगूर की और खजूर की, इतनी फसलें होती थी। तो मेहरगढ़ के बारे में फिर से जान ले। 7000 BC बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। सबसे प्राचीनतम भैंस पालन, कृषि का, कृषि प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पुराना साक्ष्य। ठीक, इसके अलावा आते हैं कोल्डीहवा। देखिए कोल्डीहवा, इसको मिटा देते हैं तब लिखे कोल्डीहवा, कोल्डीहवा इसको भी मिटा देते हैं, बाकी ऊपर का लिखा रहे। बोर्ड बड़ा लाएंगे, आप लोगों का सहयोग मिलता रहे तो। कोल्डीहवा, कोल्डीहवा ये कहाँ? इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद कहाँ? यूपी, प्रयागराज जिनको कहते हैं। कोल्डीहवा। अब कोल्डीहवा में देखिए क्या मिलता है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और चौपानी मंडू, अगर आ जाए कि चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं तो कोल्डीहवा से। और दूसरा है चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, ये भी यूपी। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिले सबसे प्राचीनतम मृदभांड। अगर आ जाए सबसे प्राचीनतम मृदभांड तो यहीं से सबसे
प्राचीनतम मृद भांड कहाँ से? चौपानी मांडू से सबसे प्राचीनतम मृद भांड मिले हैं। और दूसरा क्या है यहाँ पर? मधुमक्खी के आकार की झोपड़ी। यहाँ पर जो झोपड़ी बनती थी मधुमक्खी के आकार की झोपड़ी, जैसा मधुमक्खी छत्ता लगाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर झोपड़ी होती थी। ठीक, अब ऊपर वाला मिटा दें तभी हो पाएगा, और ये लिखा रहेगा तो ऊपर वाला आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अगला है महगरा, यहाँ तक मिटा देते हैं, बाकी नीचे लिखा है तो जरूरत पड़ेगी तो उसको मिटा दें, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, महगरा, 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 महागरा, ये भी इलाहाबाद, इलाहाबाद यूपी, इलाहाबाद यूपी। ठीक, यहाँ से क्या मिला? प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। गौशाला, गौशाला का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य। गौशाला का अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो महागरा से मिला है, वो भी नवपाषाणिक काल। लेकिन सिंध सभ्यता में गौ या गाय के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है? बस्ती इनकी होती थी गोल, बस्ती इनकी गोल बनती थी, ऐसे ऐसे बस्ती गोल, इस टाइप की बस्ती होती थी, गोल गोल बस्ती होती थी। दूसरा क्या है? बस्ती, झोपड़ी भी गोल होती थी। अब उस समय की टेक्नोलॉजी यही रही होगी। साझा चूल्हा, साझा चूल्हा, साझा चूल्हा मीन्स कई लोगों का भोजन एक जगह ही बनता था, कई, ये नहीं कि अलग अलग बने, इकट्ठा ही खाना बनता था। धान जौ के साक्ष्य, धान और जौ के साक्ष्य मिले हैं। धान जौ के साक्ष्य मिले हैं, धान और जौ के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। अब देखिए, गौशाला का प्राचीनतम साक्ष्य है, बस्ती गोल होती थी, झोपड़ी इनकी गोल होती थी, साझा चूल्हा होता था, कई लोगों का इकट्ठा खाना बनता था, खाना खाते थे। धान व जौ के साक्ष्य मिले हैं, ये यहाँ से महागरा से मिला। महागरा कहाँ है? इलाहाबाद के यूपी में। इसके अलावा एक स्थान है चिरांद, चिरांद देखिए, चिरांद ये कहाँ है? बिहार में है, बिहार में। यहाँ से सबसे ज़्यादा हड्डी के उपकरण मिले हैं। कितने हैं? 480, 480 हिरन की हड्डी है। ये भी किसकी? 480 हिरन के हड्डी, हिरन की हड्डी, हिरन की हड्डी के उपकरण, हिरन की हड्डी के उपकरण, और ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिले हैं, सबसे ज़्यादा है। चिरांद कहाँ है? चिरांद बिहार में, और 480 हिरन की हड्डी के उपकरण में, 480 उपकरण मिले हैं हिरन की हड्डी के। ये भी पूछा जाए किसके, किस जानवर के, तो हिरन के हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं। इसके अलावा ये नीचे वाला मिटा दें तभी हो पाएगा। अब आइए दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में
पहले देख लेते हैं फसल कौन कौन सी थी। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल, सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल, उगाई जाने वाली फसल कौन कौन थी? 2 फसलें। कौन है? रागी और मिलेट। इसको मैं रेड से लिख दे रहा हूं ताकि आप पकड़ में आ जाए। कौन है? रागी व मिलेट। रागी व मिलेट 2 फसलें थी, ये इंपॉर्टेंट फसलें, इसको आप जान लीजिए। दक्षिण भारत में एक चीज और थी, जो जानवर इकट्ठा जो उसको बांधे जाते थे, बाड़ बनाया जाता था, और उन जानवर जो गोबर होता था, गोबर को इकट्ठा रख देते थे और गोबर में बाद में आग लगा देते थे। तो वहाँ राख के टीले कई मिले हैं, बहुत बड़े बड़े टीले मिले हैं। तो कहाँ कहाँ मिले हैं राख के टीले? देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, राख के टीले दक्षिण भारत में। ये दक्षिण भारत में राख के टीले, राख के टीले कहाँ कहाँ मिले हैं? एक तो उतनूर है, उतनूर। दूसरा कहाँ पर है? कुपगल। तीसरा कहाँ पर है? कोडेकल। दक्षिण भारत में राख के टीले मिले हैं, उतनूर से मिला, कुपगल से मिला, कोडेकल से मिला। और राख के टीले क्या हैं? जानवर को बांधा जाता था इकट्ठा, उसके बाद जो उनके गोबर मिलता था उसको जो है एक जगह रख देते थे, उसके बाद उसको जला देते थे, तो बहुत बड़े बड़े टीले बन जाते थे, राख के टीले। तो ये राख के टीले मिले हैं। और ये कहाँ मिला है? दक्षिण भारत के उतनूर से, कुपगल से और कोडेकल से। तो मित्रों, मैं ये समझता हूँ कि नवपाषाण से संबंधित इतनी सारी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। आप चाहे आईएएस दीजिए, चाहे पीसीएस दीजिए, या और कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल प्री में है, मेंस में आपको इसमें से लिखना नहीं है। हाँ, आप अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो मैं बाद में आपको तैयारी करवा दूंगा। तो इसके साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए जोश के साथ, नए संकल्प के साथ। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत।